नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजश्री। देश की बात लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो अगले 60 मिनट में आप मेरे साथ देखेंगे प्रजातंत्र के चारों स्तंभों का पूरा हाल। अगले 1 घंटे के भीतर हम आपको राजपथ में बताएंगे कि चुनाव प्रचार में हवा बनाने के लिए कैसे बयानों से बवंडर पैदा करने की कोशिश हो रही है। दिखाएंगे कि बापू के बाद अब मोदी की नजर कांग्रेस के किस प्रतीक पर है। बात लाल लाल हुए लखनऊ की भी होगी और बताएंगे कि समाजवाद किस ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। साथ ही हम बात करेंगे सरहद पर पाकिस्तानी जवान क्यों कर रहे हैं फायरिंग और पड़ोसी की असली मंशा आखिर क्या है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। राजकाज में बात होगी मोदी सरकार के मिशन ऑनलाइन हाजिरी की। दिखाएंगे कि रेलवे की तस्वीर बदलने के लिए क्या क्या हो रहा है। न्याय मंच में हम बात करेंगे जयललिता की बढ़ी हुई मुसीबत की और बताएंगे कि सरकारी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने क्या सुझाव दिया है। चौथे स्तंभ में बात होगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की और साथ ही जो हमारा विशेष स्तंभ है आज का संपादक वो भी आपके सामने होगा। आज इस कार्यक्रम देश के बाद के हमारे संपादक हैं लोकेंद्र पराशर, जो कि स्वदेश के संपादक हैं। उन्होंने हमारे लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दों के हाशिए पर चले जाने को लेकर खास संपादकीय लिखा है। लोकेंद्र पराशर जी का ये विशेष संपादकीय हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। और देश की बात एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें हम अपने दर्शकों को सीधे तौर पर अपने साथ जोड़ते हैं और इसके लिए हम माध्यम बनाते हैं एक सवाल को। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या प्रचार युद्ध में मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं? इस सवाल का आप हमें जवाब दे सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है और आप स्क्रीन पर उन तमाम नंबरों को देख रहे हैं जिस पर आप कॉल करके हम तक अपना जवाब पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे ट्विटर पेज पर भी अपना जवाब भेज सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी लिख सकते हैं अपना जवाब और आपके इन तमाम जवाबों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं देश की बात का इस कार्यक्रम का। तो अगले 60 मिनट मेरे साथ बने रहने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं राजपथ की ओर। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार टॉप गियर में चल रहा है। कांग्रेस के सामने किला बचाने की तो बीजेपी के सामने किला फतह करने की चुनौती है। बीजेपी की चुनावी लहर को एक बार फिर से सुनामी में बदलने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार युद्ध में कूद पड़े हैं। रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचार युद्ध में शायद वो भूल गए हैं कि वो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, यानी कि 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, महज किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंदाज में दिख रहे हैं चुनावी मैदान में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की हर बात पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में बोल रहे हो या फिर किसी चुनावी रैली में। टीवी के स्क्रीन पर तो कौन बनेगा करोड़पति इसका खेल चलता है, लेकिन हरियाणा सरकार में सारे मंत्री इस बात का खेल खेल रहे हैं कि कौन बनेगा अरबोपति। हर शब्द के मायने निकाले जाते हैं। भारत ने पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री देखे। लोगों ने उनके भाषण को सुना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के बारे में जितनी बात करते हैं उतनी शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने की होगी। मैंने तो बचपन से जो प्याज खाई है ना, वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है। हम तो आप ही के यहां से आती थी जो प्याज, उसी पे गुजारा करते थे। जिन किसानों ने बचपन से मुझे प्याज खिलाई है, उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी। माना कि लोकतंत्र में सरकार की गाड़ी वोट से चलती है और खुद प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनावी अखाड़े में उतर जाए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल होने लगे
जो शायद प्रधानमंत्री के पद पर बैठे शख्स को शोभा नहीं देती। उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में बयानों से जैसी आंधी उड़ाई जा रही है, शायद वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को सूट नहीं करता। देश ने चुनाव प्रचार के दौरान पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक को सुना। खुद इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में पूरा संयम बरता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के किसानों की प्याज का कर्ज अदा करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महाराष्ट्र में 25 साल पुराने दोस्त आमने सामने हैं, यानी शिवसेना और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर चुनावी हमले बोल रहे हैं। मोदी ने भले ही शिवसेना पर जुबानी हमला करने से मना कर दिया हो, लेकिन शिवसेना नरेंद्र मोदी को किसी कीमत पर छोड़ने या बख्शने के मूड में नहीं है। आमने सामने तो एनसीपी और कांग्रेस भी हैं, यानी एकला चलो की राह पर बढ़ रहे महाराष्ट्र के महायुद्ध पर पूरे देश की नजर है और यहाँ पर इसीलिए चुनावी माहौल बिल्कुल सरगर्म है। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बिखर चुका है। 25 साल पुराना साथ छूट चुका है। बीजेपी और शिवसेना अब एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं, इतने कि शिवसेना ने बीजेपी पर करारे हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। कभी मोदी का गुणगान करने वाले उद्धव ठाकरे को वही मोदी और उनकी सेना अफजल की सेना नजर आती है, जिसने शिवाजी पर हमला किया था। पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले, त्यांना वाटलं आपली ताकद वाढले, आता शिवसेनेची गरज नाही। कालपर्यंत शिवसेनेचा उपयोग करून घेतला, आता खुर्ची मिळाली, आता शिवसेनेला लाथ मारा। विकासाचं स्वप्न जरूर दाखवतील, पण त्या विकासाच्या स्वप्नाआड महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचं कारस्थान आहे, हे तुम्हाला पाहिजे, हे मान्य आहे। इतने तीखे हमलों के बाद भी मोदी शांत हैं। उनके मुताबिक शिवसेना का विरोध न करके वो बाला साहेब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। और इसलिए अखबार के लोग हमारी भावनाओं को समझे बिना हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की मेहरबानी करके कोशिश न करें। हालांकि उद्धव को इस पर ऐतराज है। दोस्त से दुश्मन बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। क्या बीजेपी का एकला चलो रे वाली चाल कामयाब होगी? क्या अकेले दम पर शिवसेना एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में रह पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चुनाव जो होते हैं वो सबसे सटीक और देखा जाए तो सबसे अचूक ऐसे स्थिति होती है जहां पर आप दूसरों के प्रतीक, दूसरों के मुद्दे छीन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसीलिए कांग्रेस से उसका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। पहले सत्ता छीनी, फिर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कांग्रेस के गांधी ब्रांड को उससे छीनने की कोशिश की। अब बाकी बचा है नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम। तो अब पीएम मोदी ने नया दांव चल दिया है और इस दांव से न सिर्फ कांग्रेस हक्की बक्की रह गई है, बल्कि राजनीतिक विरोधी भी सख्ते में है। मोदी ने अब नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम भी भुनाने का नया दांव चला है। और इसके पहले वाली रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए एक ही निशाने में चारों खाने चित्त कर दिया शिवसेना को। नरेंद्र मोदी की प्रतीकों और शब्दों की राजनीति अभी तक अकाट्य है, अचूक है। ऐसे ही राजनीति एक बार फिर से वो कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इस रिपोर्ट में।
मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी भारत मां के संतान। ये मोदी मैजिक है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाए उतना ही उलझता जाता है। और इस मैजिक में फंसकर कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ना तो उससे कुछ बोलते बन रहा है और ना ही वो कुछ कर पाने की स्थिति में है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए मोदी ने कांग्रेस के सबसे बड़े ब्रांड गांधी को उससे दूर कर दिया, तो अब उनकी निगाहें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर आकर टिक गई हैं। मोदी ने घोषणा की है कि बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से मशहूर देश के पहले प्रधानमंत्री के जन्म दिवस यानी 14 नवंबर से स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर अभियान चलाया जाएगा। खास बात यह है कि इसका समापन 19 नवंबर यानी इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर होगा। गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा ये ऐसे नाम हैं जो न सिर्फ कांग्रेस का इतिहास रहे हैं बल्कि सही मायनों में पार्टी के चेहरे और उसकी दशा और दिशा तय करने वालों में शामिल रहे हैं। इन्हीं के नाम के इर्द गिर्द कांग्रेस की पूरी राजनीति या यूं कहें उसका इतिहास घूमता रहा है। अब इन्हीं चेहरों को नरेंद्र मोदी कांग्रेस से दूर करने में जुट गए हैं। पहले गांधी को कांग्रेस से तोड़कर खुद से जोड़ा और अब सफाई के नाम पर नेहरू और इंदिरा को भी कांग्रेस के खाते से साफ करने की जुगत में मोदी लगे हुए हैं। मोदी कब क्या सोचते हैं और कब क्या करते हैं किसी को नहीं पता। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि मोदी उसे कुछ कहने या करने का वक्त ही नहीं दे रहे। लोकसभा चुनाव में मटिया मेट हुई साख को बचाने की कौन कहे। पार्टी अपने ब्रांड नेम तक को बचाने के लिए जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर प्रधानमंत्री बनने के बाद भले ही मोदी की पावर बढ़ गई हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में काफी कमी आई है। मोदी के 22 कैबिनेट मंत्रियों में 17 तो करोड़पति हैं। अरुण जेटली सबसे अमीर, जबकि शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू मोदी सरकार के सबसे गरीब मंत्रियों में शामिल हैं। ये जानकारी मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के बाद सामने आया है। इसके अलावा इसमें कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपको चौंका सकती हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई ये पूरा ब्यौरा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास कार नहीं है, ये भी बड़ा एक रोचक सा मसला है। देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं, जबकि शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की संपत्ति सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में भी कमी आई है, यानी पावर तो बढ़ गया लेकिन पैसा कम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 1,26,00,000 रुपए है और इसमें पिछली बार के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास कुल 72.10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि चुनाव के दौरान घोषित संपत्ति से 9700 रुपए ज्यादा है। जेटली ने लोकसभा चुनाव में कुल 50,000 रुपए का खर्चा दिखाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अपनी कुल संपत्ति 37.68 करोड़ रुपए दिखाई है, जबकि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पास 31.67 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कुल संपत्ति 2.56 करोड़ रुपए है, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास 2.73 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास 14.91 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3.34 करोड़ रुपए के मालिक हैं। गडकरी ने लोकसभा चुनाव में कुल 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। करोड़पतियों के बाद अब बात नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल लखपतियों की। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की कुल संपत्ति 39.88 लाख रुपए है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 48.54 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। रसायन मंत्री अनंत कुमार के पास कुल 60.62 लाख रुपए की संपत्ति है। तो वहीं वेंकैया नायडू मोदी सरकार के सबसे गरीब मंत्री हैं।
उनकी कुल संपत्ति 20,45,000 रुपए है। मोदी कैबिनेट के 22 मंत्रियों में कुल 17 मंत्री करोड़पति हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आगे बढ़ूं अन्य खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले अपने एक दर्शक को जोड़ लेती हूं। महाराष्ट्र से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देश की बात के साथ जुड़ रहे हैं। क्या जवाब है आपका, यदि आपके लिए मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी युद्ध में क्या अपनी गरिमा भूल गए हैं? भूल गए हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही है और ये प्रचार में धुंध हो रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। अरुण जी का कहना है कि कुछ बेसिक मुद्दे, जो मूल मुद्दे हैं, शायद वो प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। चलिए अब दूसरी बातें कर लें और अब देश से आते हैं राज्य पर और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की। 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां पूरे जोर शोर पर है और अब लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ पर समाजवादी पार्टी का रंग चढ़ गया है। पूरे शहर भर में पार्टी के झंडे, बैनर, होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए हैं। पार्टी के इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि अब ये समाजवादी पार्टी का एक तरह से अखिलेश यादव युग की शुरुआत है। मुलायम सिंह यादव इसमें एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, ऐसा लगभग तय है। इसके अलावा यह अधिवेशन क्यों खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा लखनऊ फिलहाल लाल दिख रहा है। लखनऊ में हो रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से जनेश्वर मिश्र पार्क स्थित अधिवेशन स्थल तक सारे रास्ते मुलायम और अखिलेश के पोस्टरों और बैनरों से अटे पड़े हैं। आयोजन स्थल पर भी बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बैठने और खाने पीने का खास इंतजाम किया जा रहा है। पार्टी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन है। पूरी समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयारी में जुटी हुई है और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। जनेश्वर मिश्र पार्क में 8 से 10 अक्टूबर तक होने वाले इस अधिवेशन के पहले ही दिन मुलायम सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुहर लगेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 8 और 9 अक्टूबर को इस पर बहस होगी। 9 अक्टूबर की शाम इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, जबकि 10 अक्टूबर को खुला अधिवेशन होगा। राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव को पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव अंतिम रूप दे रहे हैं। इसमें हमारे नेताजी लगभग जब तक सम्मेलन चलता है रहने का काम करते हैं सभी सम्मेलनों में। इसी पार्क में जनेश्वर मिश्र की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी होगा। अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा पार्टी प्रतिनिधियों के आने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद हो रहे इस अधिवेशन में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हो सकती है। विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी अब मिशन 2017 की तैयारी पर विचार करने के लिए जुट रही है कि 2017 में साइकिल पर सवार होकर पार्टी फिर सत्ता पर काबिज हो सके। लखनऊ से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दीदी, आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अधिवेशन है और यहाँ समाजवाद का पूरा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी सादगी, स्वच्छता, ये तमाम चीज़ें। यदि आप सोच रहे हैं कि एक पुरातन शैली का अधिवेशन देखना पड़ेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये अधिवेशन बिल्कुल हाईटेक है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और कल से जब ये अधिवेशन शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप ये समझ पाएंगे कि अब समाजवाद एक नए रूप स्वरूप में ढल चुका है। चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पड़ोसी पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। पाक रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर में BSF की 40 चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। हालांकि भारतीय जवानों ने भी इसका
करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने सीमा से 4 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है, जिसमें 3 लोग अब तक घायल हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले रविवार को ही फायरिंग में 5 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। क्या स्थिति है सीमा पर, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फौजियों की बंदूकें सरहद पर दंदना रही है। उनका मुंह भारत की ओर है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। पाक रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के अखनूर, अरनिया और आरएसपुरा में बीएसएफ की 40 चौकियों पर रात भर गोलीबारी की है। पाकिस्तान ने कई रिहायशी इलाकों को भी जानबूझकर निशाना बनाया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले रविवार को हुई फायरिंग में भी 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों की संख्या के लिहाज से देखें तो पिछले 11 साल में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन का यह सबसे बड़ा मामला है। भारतीय सरहद की रखवाली कर रहे बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। भारत को एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो बारूद के ढेर पर बैठा है और आतंक की खुराक पर जिंदा है, जिसका वजूद उन चंद आतंकियों के कब्जे में है जो खुद को पाकिस्तान का सरपरस्त समझते हैं। फिलहाल पाकिस्तान अस्थिरता और अशांति के दौर से गुजर रहा है। इमरान खान और ताहिर उल कादरी नवाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस बैठे हैं। सेना और आईएसआई भी सही मौके की तलाश में है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बलों की भी पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी हरकत पर पूरी नजर है और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी स्थिति साफ कर चुके हैं। तो पहले सेमी हाई स्पीड और अब बुलेट ट्रेन और अब सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए कदम। भारतीय रेल को आधुनिक और शानदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तेजी से काम कर रहे हैं। 15 नवंबर से अब ट्रेनों की पेंट्री कार में नामी गिरामी कंपनियों का रेडी टू ईट खाना मिला करेगा और ये फैसला ट्रेन में क्वालिटी सुधारने और हाइजीनिक खाना परोसने के मकसद से किया गया है। लेकिन इस बीच एक फैसले ने यात्रियों को खासा निराश किया है। 50% तत्काल टिकटों की प्रीमियम कीमतों ने लोगों की जेबें ढीली कर दी हैं और इसके अलावा अगर अपना मनपसंद खाना आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखिए ये सुविधा है या असुविधा इस रिपोर्ट में। भारतीय ट्रेन की तस्वीर बदलने वाली है। रफ्तार से लेकर सुविधाएं तक सब कुछ बदलने की मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। बुलेट ट्रेन के सपने को भी सच करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। 15 नवंबर से पेंट्री कार वाली सभी ट्रेनों में नामी कंपनियों का पहले से तैयार यानी रेडी टू ईट खाना मिलेगा। पेंट्री कार चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को यात्रियों को दोनों विकल्प देने होंगे। रेडी टू ईट खाना किस कंपनी या ब्रांड का होगा, इसका फैसला जोनल रेलवे करेंगे। मतलब साफ है कि अब ट्रेन में आईटीसी, एमटीआर, केलॉग्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोहिनूर, हल्दीराम और मयाज जैसे ब्रांड का खाना मिलेगा। जो कंपनियां ट्रेनों में खाना सप्लाई करेंगी उनके लिए कम से कम 3 साल के कैटरिंग अनुभव के साथ सालाना 50 लाख रुपए के न्यूनतम कारोबार की शर्त रखी गई है। चुने गए ब्रांड को किसी ट्रेन में रेडी टू ईट खाना सप्लाई करने का 3 साल का ठेका मिलेगा। खाना सीलबंद हालत में ट्रेन में गर्म कर डिस्पोजेबल प्लेट, चम्मच, नैपकिन वगैरह के साथ ट्रे में रखकर परोसा जाएगा। ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे में प्रीमियम ट्रेनों से सफर तो सुहाना हो गया है, लेकिन रेलवे की टिकट बेचने की नई प्रणाली से ये दिक्कत भी कम हो गई है। लेकिन जेब का दिवाला निकला जा रहा है। मुंबई से वैष्णो देवी जाने वाली प्रीमियम ट्रेन की जब 20 अक्टूबर की बुकिंग खुली तो देखते ही देखते टिकटों के दाम चढ़ते चले गए और AC 2 की टिकटें जिनका बेसिक किराया 3,880 रुपए है, दोपहर होते ही 10,260 रुपए तक पहुंच गया, यानी हवाई जहाज के किराए से भी महंगा। रेलवे के नियमों के मुताबिक प्रीमियम ट्रेनों की टिकटों की अधिकतम कीमत बेस किराए से 3 गुना तक हो सकती है। भारतीय रेल बदलाव की राह पर चल पड़ी है, लेकिन सुविधाओं के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो ये है एक वो तस्वीर जिसमें आप रेलवे को चमकते दमकते देख सकते हैं, लेकिन अब आपको भारतीय रेलवे की एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। आखिर रेल से सुविधाएं कैसे और कहां गायब हो जाती हैं। यदि आप रेल में सफ़र करते हैं तो उसकी गंदगी भी आपको परेशान करती है, उसमें होने वाली तमाम असुविधाएं भी आपको परेशान करती हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि रेलवे के अधिकारी आम जनता के सामान का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ही जनता के पैसे से खरीदे गए सामान को अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मंगवाते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार पर उनके ही एक अधिकारी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक अरुणेंद्र कुमार ने उनसे टॉयलेट पेपर अपने घर में भेजने को कहा था और न केवल इतना ही बल्कि कई अन्य सामान जो कि रेलवे की संपत्ति थी वो सब कुछ अरुणेंद्र जी ने कहा कि वो उनके घर में भेजा जाए और ऐसा नहीं करने पर उन्हें बेवजह ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस सामान पर देश की जनता का हक होता है, जिसे आम जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर सरकारी पैसा खर्च किया जाता है, उस पर सरकारी अफसर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, उसे अपने निजी काम में इस्तेमाल करते हैं। ये गंभीर मामला सामने आया है रेलवे में। रेलवे के एक अधिकारी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले अधिकारी अजय सिंह डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर नियुक्त है। अजय सिंह ने उत्तर रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर A.K. पुथिया को इस बारे में शिकायत भेजी है। अधिकारी ने शिकायत की है कि अरुणेंद्र कुमार ने आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टॉयलेट पेपर अपने घर में इस्तेमाल के लिए 9 अगस्त को मंगवाया था, लेकिन उस अधिकारी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें परेशान किया जाने लगा। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया और इसके लिए कारण भी नहीं बताया। इतना ही नहीं, इस मामले में अजय सिंह की सफाई भी नहीं सुनी गई। इन आरोपों पर अरुणेंद्र कुमार ने सफाई दी है और कहा है कि हम घर पर टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप निराधार है। अजय सिंह दिल्ली के बाहर तबादले के डर से ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मामला जो भी हो, लेकिन आम जनता के सामान को अधिकारी अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस मामले के सामने आने के बाद मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मोदी भारत को साफ स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं और जिन अधिकारियों पर इसका जिम्मा है वो ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर भारत कैसे स्वच्छ होगा? ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब आगे बढ़ूं, इससे पहले एक और दर्शक को अपने साथ जोड़ लेती हूं। सुरेश चंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ रीवा से। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। क्या जवाब है आपका? हमारा जवाब है, हमारे मोदी साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश को प्रगति पे ले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और अब दूसरी खबरें। अब दफ्तर आने जाने के मामले में सरकारी बाबुओं की मनमर्जी नहीं चलेगी, टाइम से दफ्तर आना जाना ही होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अब लॉन्च कर दिया है, जिससे सभी कर्मचारियों की हाजिरी पर नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हाजिरी अब ऑनलाइन हो गई है, यानी मोदी सरकार देश के किसी भी इलाके में तैनात कर्मचारियों की हाजिरी पर सीधी नजर रख सकेगी। attendance.government.in की मदद से सरकार अपने कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उनके कामकाज पर भी नजर रख सकेगी। खास बात यह है कि इस अटेंडेंस सिस्टम को कर्मचारियों के आधार कार्ड से जोड़ा गया है। इस नए सिस्टम के तहत हर संस्थान को खुद तो एक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारियों का आधार नंबर जरूरी है। अटेंडेंस आईडी आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होगी और नोडल अधिकारी इसे एक्टिवेट करेंगे। इस सिस्टम के तहत कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। बायोमेट्रिक टर्मिनल केंद्र सरकार के कई दफ्तरों में लगाए गए हैं और कर्मचारी किसी भी बायोमेट्रिक टर्मिनल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल जेल की सजा काट रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता को राहत नहीं मिली। कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद जयललिता को जमानत देने की याचिका खारिज हो गई। जयललिता 27 सितंबर से जेल में बंद है। इस बीच जयललिता को जमानत मिलने की अफवाह के बीच समर्थकों ने जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे। हालांकि जल्द ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। Stating that a prima facie case is made out, the present people were found, charges were framed against them, and we preferred an appeal under section 374 CRPC, and 4 other applications were filed. One application is for bail, and the second application is to suspend the sentence. तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की तरफ से राम जेठमलानी ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। सुनवाई को देखते हुए हाईकोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। जयललिता ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दाखिल की थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके निकटतम सहयोगी शशिकला और 2 अन्य लोगों को भी जेल और जुर्माने की सजा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। इसके अलावा सरकारी विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञों की एक पैनल ने केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पैनल ने सुझाव दिया है कि सरकारी विज्ञापनों के राजनीतिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ ही जनता के पास पैसे का बेजा इस्तेमाल भी किसी भी हाल में रोकना चाहिए। जनता के खून पसीने की कमाई का इस्तेमाल सरकारी विज्ञापनों में ना हो। सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञों के पैनल ने सरकारी विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पैनल के मुताबिक सरकारी विज्ञापनों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर NR माधव मेनन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे विज्ञापनों में जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। समिति ने जनता के पैसे से प्रकाशित होने वाले इन विज्ञापनों के मसौदे और खर्च को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। समिति ने कहा कि अगर जरूरी हो तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल की जा सकती है। रिपोर्ट में समिति ने निर्वाचन आयोग के इस सुझाव का भी समर्थन किया है कि चुनावों से कम 6 महीने पहले से ऐसे विज्ञापनों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और एक ही मुद्दे पर अलग अलग मंत्रालयों को विज्ञापन देने से भी बचना चाहिए। भारत के पूर्व न्यायाधीश P सदाशिवम की बेंच ने सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद इस पैनल ने ये सुझाव सामने रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AP। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू अभी भी इसके अध्यक्ष हैं। वेबसाइट पर साफ साफ लिखा गया है कि 5 अक्टूबर 2011 से काटजू का कार्यकाल शुरू होता है, जो कि 3 साल का है। मतलब साफ है कि 5 अक्टूबर को ही जस्टिस काटजू का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। सरकार की ओर से भी शायद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार काटजू को दोबारा इस पद पर बनाए रखना चाहती है, या फिर लगातार छुट्टियों की वजह से काटजू इस पद पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू ने नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से अपने ब्लॉग बम के जरिए कई धमाके किए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीशों को भी लपेटने की कोशिश की। सवाल तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी उठे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार को खुश करने के लिए जस्टिस मार्कंडे काटजू ब्लॉग बम फोड़ रहे थे? क्या मोदी सरकार ने उन्हें दोबारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाए रखने का मन बना लिया है, या फिर त्योहारों की छुट्टियों के बीच उन्हें फायदा मिल गया है? ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और अब वक्त हो चला है एपीएन देखते देखते तमाम अन्य न्यूज चैनलों पर क्या कुछ खबर है ये देखने का, यानी हमारी सहयोगी टीम द मीडिया मॉनिटर्स के पास जाने का, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि तमाम अन्य चैनलों पर आज क्या मुख्य खबरें रहीं, क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज रहा और उसका विश्लेषण भी आपको दिखा सके। कौन रहा शाबाश रिपोर्टर, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं अरविंद के पास। शुक्रिया राशि जी। तो आइए अब टीएमएम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि पीआईओ कार्ड धारकों से वादा पूरा किया गया। पीआईओ के लिए थाने का चक्कर खत्म। 30 सितंबर को जारी हुआ था अध्यादेश। एबीपी ने यह खबर 10:52 पर दिखाई। आज तक ने 11:46 पर। और जलगांव से मोदी की रैली। मोदी ने कहा, मैं नेता नहीं गरीब मां के घर पैदा हुआ हूं। मेरी ताकत देखकर विरोधी परेशान है। कुछ लोग चुनाव गर्मी में बहुत बोल रहे हैं। जी न्यूज ने इस खबर को 12:58 पर दिखाया। एबीपी न्यूज ने 1:01 पर और आज तक ने 1:01 पर, यानी उसी समय पर। और एनडीटीवी ने भी 1:01 पर ही यह खबर दिखाई। और तीसरी खबर, पीएमसीएच के अधीक्षक निलंबित। पटना हादसे के बाद हुई कार्रवाई। पीएमसीएच के 7 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। हादसे के दिन गैर हाजिर रहने पर कार्रवाई हुई। एबीपी ने इस खबर को 2:38 पर दिखाया। डीडी न्यूज ने 2:47 पर, आज तक ने 2:46 पर। और हेडलाइन टुडे ने इसे 2:46 पर दिखाया। टाइम्स नाउ ने 2:47 पर। और अगली खबर है, जयललिता को फिलहाल जमानत नहीं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। जी न्यूज ने इस खबर को 4:18 पर। एबीपी न्यूज ने 4 ठीक से उसी समय पर, यानी 4:18 पर। CNN-IBN ने 4:19 पर और टाइम्स नाउ ने 4:19 पर। हेडलाइन टुडे ने भी 4:19 पर ही और डीडी न्यूज ने भी 4:19 पर खबर को दिखाया। और वापस चलते हैं राशि जी के पास। बहुत शुक्रिया अरविंद। और ये कुछ वो ब्रेकिंग न्यूज थे जो कि आज बेहद अहम रहे और इस लिहाज से कौन से चैनल ने कब बाजी मारी ये हमने आपको बताया। और अब एक बार अपने आज के सवाल का जवाब आपको बता दूं कि हमारा आज का सवाल था कि क्या प्रचार युद्ध में मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं। जिस तरह से धुआंधार रैलियां कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और लगातार अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं, ऐसे में कई बार ये लगता है कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी। और इस फर्क को हमने समझने की कोशिश की इस सवाल के जरिए। लगभग 51% लोगों का कहना है कि हाँ वो अपनी गरिमा भूल गए हैं और लगभग 49% लोगों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाद में हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता पहले हैं, इस लिहाज से वो जो भी भाषण कर रहे हैं वो सही है। और अब हमारा विशेष स्तंभ आज का संपादक, और आज का विशेष संपादकीय हमारे लिए लिखा है लोकेंद्र पराशर जी ने, जो कि स्वदेश के संपादक हैं। और उनका ये संपादकीय पढ़िए, देखिए, सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मानो अचानक नक्कार खाना बन गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पूर्व तक लग रहा था कि ये चुनाव कुछ गंभीर विषयों पर केंद्रित रहेगा, मसलन विदर्भ के किसानों की आत्महत्याएं, सूखे के हालात, सिंचाई घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला इत्यादि। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों के मंचों पर ऐसा हो नहीं रहा है। मंचों पर चुनाव का पूरा दारोमदार टूटे हुए गठबंधनों के इर्द गिर्द सिमटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने खुद को पाक साफ कहने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में समूचे भ्रष्टाचार को थमाने की ठान ली है। वहीं शिवसेना और भाजपा के भीतर गठबंधन टूटने की अकुलाहट भरी प्रक्रिया के बाद मर्यादाएं टूटने की घुटन महसूस की जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं कि वे बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में शिवसेना के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे। यद्यपि शिवसेना गठबंधन टूटने के मुद्दे पर अपरिपक्व बयान दे रही है, फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो भाजपा के साथ शिवसेना मिलकर ही सरकार बनाएंगे। कारण स्पष्ट है कि भले ही राजनीतिक दल गठबंधनों की गांठ से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतदाता अब जाति और झांसे से बाहर आने लगा है। चूंकि अकेली भाजपा अलग विदर्भ राज्य की बात कर रही है, इसलिए विदर्भ समर्थकों के थोक वोट उसे 40 से 50 सीटें इस क्षेत्र से दिला सकते हैं। नगरीय और महानगरीय क्षेत्र और विशेषकर मुंबई का शिक्षित मतदाता भी केंद्र सरकार के सापेक्ष वोट कर सकता है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करनी में भ्रष्टाचार से मुक्ति की बड़ी मुहिम देख रहा है। और महाराष्ट्र में भीतर खाने यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वह भ्रष्टाचार है। सारा चुनाव भ्रष्टाचार के आर या पार होना है। लोकेंद्र पाराशर, संपादक, स्वदेश, ग्वालियर।
तो जहां हर तरफ चुनावी शोर है, वहीं पर एक आवाज़ ऐसी याद आती है जो अभी तक हमारे जहन में ताज़ा है। अगर बेगम अख्तर की मैं बात करूं तो यदि बेगम अख्तर आज जिंदा होती तो आज वो 100 साल की हो गई होती। गज़ल की दुनिया के इस लाजवाब कलाकारा ने गज़ल की दुनिया को वो सारे नगमे, वो सारे सितारे दिए जो आज तक इसके आसमान पर चमक रहे हैं। और लखनऊ और फैज़ाबाद से बेगम अख्तर का खासा रिश्ता था। इस महान हस्ती को याद करते हुए देश की बात से आज के लिए मैं आपसे विदा लूंगी, लेकिन एपीएन पर खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा और जाते जाते बेगम अख्तर की इस यादगार नगमे के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। नमस्कार।